2024 में भाजपा की वापसी नहीं होगी। मैंने कश्मीर में 2 करप्शन के मामलों को उठाया था, उन पे जांच होने के बजाय उल्टे सीबीआई की जांच मेरे खिलाफ और मेरे लोगों के खिलाफ करा दी गई। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है रूलिंग पार्टी, सो इट शुड नॉट बी मिसयूज्ड। और मोदी जी का मैजिक तो करीब करीब खत्म हो गया, वो नहीं रहेगा। ताकि जागरूक रहते लोकतंत्र कभी खत्म नहीं हो पाएगा। कोई कोशिश करके देख लें, इस देश में लोकतंत्र रहेगा। संगठन के कुछ लोग वाइस चांसलर के मामले में अपनी चलाना चाहते थे। मैंने उसका विरोध किया और मैंने कहा कि जो मैं करूंगा मेरिट के बेसिस पे करूंगा। फेस टू फेस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं देश की राजनीति में नैतिक मूल्यों को आधार बनाते हुए पिछले 5 दशक से अपनी सामाजिक दायित्व का निर्वहन करने वाले एक ऐसे राजनीति के चेहरा जो आज पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व की राजनीति में एक मिसाल बनकर आए हैं। मैं बात कर रहा हूं सत्यपाल मलिक साहब का। यूं तो कहा जाता है कि सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और आज इसी सच और झूठ के बीच की जो लाइन है, उस लाइन को सही मायने में चरितार्थ कर रहे हैं सत्यपाल मलिक साहब। सर, सबसे पहले कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार सर। 50 साल का राजनीतिक सफर रहा आपका। आपने लगभग आजादी से 1 साल पहले आपका जन्म हुआ 1946 में, और लगभग 28 साल की उम्र में आप विधानसभा के लिए 1974 में आए, और ठीक 1 साल के बाद देश ने वो आपातकाल देखा जिसमें राजनीतिक परिवर्तन और सत्ता परिवर्तन भी हुआ। आपने वो समय देखा है जब सत्ता परिवर्तन के साथ साथ देश में जेपी मूवमेंट्स भी हुए और जो देश की राजनीति को पूरी तरीके से बदल ही दिया। ऐसे में तब की राजनीति और आज की राजनीति में नैतिक मूल्यों में क्या पतन आप देख रहे हैं? देखिए, शुरुआती दिनों में राजनीति एक मिशन होता था, आइडियोलॉजी उसमें बेस होता था आदमी का, उसी के आधार पर उसका आचरण होता था। इसके बाद राजनीति एक तरह से समझिए कि करियर हो गया, और उसके बाद जब गिरावट हुई तो राजनीति बिजनेस हो गया, कारोबार हो गया। आज वही है, आज राजनीति लगभग कारोबार है। कई प्रधानमंत्रियों को आपने देखा, कई प्रधानमंत्रियों के आप काफी शागिर्द भी रहे। बीपी सिंह साहब के साथ भी आपका नाम काफी करीबी में रहा। कई और प्रधानमंत्रियों के साथ आपने काम किया। नैतिक मूल्य के आधार पर किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल को आप स्वर्णिम काल मानते हैं? देखिए, कम समय मिला, वैसे तो नैतिकता के आधार पर चरण सिंह जी का कार्यकाल अच्छा था, लेकिन समय जिनको मिला उसमें वीपी सिंह का कार्यकाल भी नैतिकता के आधार पर बहुत अच्छा था। क्या आज के राजनीतिक दल इस लोकतंत्र को खत्म करने का जो प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उनके राजनीति का कोई नैतिक मूल्य नहीं बचा है, ऐसे में राजनीतिक दलों का जो विश्वसनीयता है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है? क्या आप ऐसा मानते हैं कि आने वाले समय में यही राजनीतिक दल भारत की इस लोकतंत्र को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से खत्म कर देगा? देखिए, सबसे बड़ी जीवनी शक्ति लोकतंत्र की जनता होती है, और जनता देश की, मैं मानता हूं, बहुत प्रबुद्ध है। ये राजनीतिक दल जो गलतियां कर रहे हैं या जो काम नहीं कर रहे हैं, उस सब की सजा वक्त रहते जनता देगी। आप जनता के जागरूक रहते लोकतंत्र कभी खत्म नहीं हो पाएगा। कोई कोशिश करके देख लें, इस देश में लोकतंत्र रहेगा। सर, यहाँ लोकतंत्र खत्म होने का मतलब ये है कि जनता का विश्वास राजनीतिक दलों के उस घोषणा पत्र पर अब नहीं रहा, जो घोषणा पत्र के आधार पर राजनीतिक दल चुनाव में जाते हैं और जनता से किए हुए वादों के आधार पर वोट लेते हैं, लेकिन फिर वही राजनीतिक दल वोट लेने के बाद अपने उस घोषणा पत्र के वादों को भूल जाते हैं। इसलिए जनता में उन राजनीतिक दलों के प्रति अब वो क्रेज नहीं रहा जो क्रेज पहले होता था। देखिए, राजनीतिक दलों का खुद का अपने घोषणा पत्रों पर विश्वास नहीं होता है। वो तो एक रस्म अदाई के लिए एक डॉक्यूमेंट उनको देना पड़ता है, लेकिन वो उस पर आचरण नहीं करते हैं, और जनता इस बात को अच्छे से जानती है। वो भी उनके घोषणा पत्र के आधार पर वोट नहीं करती है। आप कई बार राज्यपाल रहे, कई बड़े प्रदेशों के राज्यपाल रहे, बिहार के राज्यपाल रहे, गोवा के राज्यपाल रहे, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे। क्या ऐसा कभी आपको प्रतीत हुआ
कि प्रधानमंत्री कार्यालय से या संगठन के उच्च अधिकारियों के द्वारा, उच्च पदाधिकारियों के द्वारा कभी वाइस चांसलर के रिक्रूटमेंट में और नॉमिनेशन प्रक्रिया में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई दबाव रहा हो या कोई रिकमेंडेशन रहा हो, कभी ऐसा आपने फील किया? नहीं, प्रधानमंत्री कार्यालय का कभी मेरे काम में दखल नहीं रहा, लेकिन संगठन के कुछ लोग वाइस चांसलर के मामले में अपनी चलाना चाहते थे। मैंने उसका विरोध किया और मैंने कहा कि जो मैं करूंगा मेरिट के बेसिस पे करूंगा, और ये बात मैंने यहाँ के होम मिनिस्टर साहब को भी बताई और उन्होंने इस बात को सपोर्ट किया कि नहीं, मेरिट के आधार पे करें। अभी हाल ही में बिहार में सुशासन बाबू के नाम से जाने जाने वाले नीतीश कुमार, जो इंडिया गठबंधन के फाउंडर मेंबर्स भी कहे जाते हैं, उन्होंने बिहार में 75% आरक्षण का एक नया निर्धारित किया गया है। क्या यह सुप्रीम कोर्ट और संविधान की अवहेलना है या आने वाले समय में देश की राजनीति में एक नया विवाद शुरू होने वाली है? आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये दोनों बातें उल्लंघन तो है, लेकिन इसके पीछे जो भावना है, जिन वर्गों को, पिछड़ों को, दलितों को, गरीबों को हिस्सेदारी नहीं मिली है, देश की बहुत सी चीजों में भी जिनकी कोई हिस्सेदारी नहीं है, तो वो किसी तरह से सुनिश्चित की जानी चाहिए और उसका एक रास्ता वाया मीडिया निकालना चाहिए। देश में 140 करोड़ की आबादी में लगभग 90 करोड़ वोटर हैं और लगभग 60 करोड़ लोग वोट गिराते हैं, जिसमें एनडीए के पक्ष में 25 करोड़ वोट आया है और यूपीए के पक्ष में लगभग 21 करोड़ वोट आया है और लगभग 15 से 17 करोड़ वोट ऐसे कैंडिडेट को गया है जो या तो इंडिपेंडेंट हैं या और पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं। ऐसे में एनडीए की जीत उन 25 करोड़ वोट के आधार पर हुई है। तो उन 25 करोड़ वोटरों के जीत के आधार पर चलने वाला देश में क्या उन 140 करोड़ लोगों के लिए इंक्लूसिव ग्रोथ की योजना पर काम हो पाएगा? आपको क्या लगता है? नहीं हो पाएगा, इसका रास्ता निकालना पड़ेगा। ये और सिंपल है। पंडित नेहरू ने जब पहली कैबिनेट बनाई तो अपनी कैबिनेट में 5 ऐसे लोगों को रखा था जो उनकी पार्टी के नहीं थे, जो बाहर थे, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर थे, मुखर्जी साहब थे बंगाल के। ये उनकी पार्टी में नहीं थे, लेकिन उनको लिया प्रतिभा के आधार पे। तो कोई वाया मीडिया ऐसा निकालना पड़ेगा कि सरकार कभी भी एक तरफा ना हो। आप ग्रास रूट लेवल पर काम करते हैं, ग्रास रूट लेवल के लोग हैं, आपने अपना रास्ता अपना खुद बनाया है। ऐसे में कई प्रधानमंत्रियों के साथ आपने काम जो किया, तो आपको ऐसा कब लगा या कैसे लगता है कि आप अगर प्रधानमंत्री होते तो सबसे पहले ये जरूरी काम आप करते जो आज तक देश की आजादी के बाद 75 साल में नहीं हो पाया है? ये वैसे हाइपोथेटिकल सवाल है जी, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि कुछ बुनियादी चीजें नहीं हुई हैं, वो करनी चाहिए। क्या सब है वो बुनियादी चीजें? 2-3 बुनियादी चीजों में सबसे तो यह है कि समानता का है जी। समानता भी देश में नहीं है, उसका कोई रास्ता निकालना चाहिए। फिर शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इसको हर आदमी को अवेलेबल कराना चाहिए। राष्ट्रपति के रूप में आपका नाम कुछ लोग ने प्रस्तावित किया था, क्योंकि आपके जैसे लोग इतने लंबे अनुभव वाले अब भारतीय राजनीति में बहुत कम बचे हैं। आप यूं समझ लें तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर बचे हैं, आप उन्हीं में से एक हैं। आप एक तरह से राष्ट्रीय संपदा हैं, जिन्होंने जेपी के साथ भी काम किया और 50 साल का लगभग 5 दशक का एक लंबा अनुभव रहा है। ऐसे में राष्ट्रपति कैंडिडेट के रूप में जब आपका नाम आया तो आपके मन में क्या विचार आए? आप उस वक्त क्या अनुभव कर रहे थे, क्या सोच रहे थे? ये राष्ट्रपति वाली बात कभी मेरे सामने नहीं आई, न किसी ने वो प्रस्ताव किया। अगर कोई वेल विशर होंगे, उन्होंने किया होगा, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल गलत तरीके से लगभग सभी केंद्र सरकार करती रही हैं। सत्ता में जो लोग रहते हैं वो विपक्ष वाले यही सवाल उठाते हैं। जब वही पार्टी जब सत्ता में आती है तो विपक्ष में जो पार्टी होती है वो ये सवाल उठाते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग इस देश में हमेशा यूं ही चलता रहेगा, और क्या ये चलना चाहिए? एकदम बंद होना चाहिए। और बहुत दुरुपयोग है, मामूली नहीं है। मैंने कश्मीर में 2 करप्शन के मामलों को उठाया था, उन पे जांच होने के बजाय
उल्टे सीबीआई की जांच मेरे खिलाफ और मेरे लोगों के खिलाफ करा दी गई। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है रूलिंग पार्टी पास, इट शुड नॉट बी मिसयूज। 2024 में मोदी मैजिक रहेगा या ईवीएम को हैक करने का मैजिक रहेगा? ये मेरे काफी निजी सवाल हैं। इस निजी सवाल को आप अपने हिसाब से जवाब दें। देखिए, ईवीएम पे जो शको शुबा है उसको दूर करने के लिए सभी पार्टियों को मिलकर ये इशू है, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, हल करना चाहिए। और मोदी जी का मैजिक तो करीब करीब खत्म हो गया, वो नहीं रहेगा। आपके मन में वो कौन सी बात है जो लगभग 50 साल के राजनीतिक जीवन में आप किसी भी कारणवश नहीं कर पाए हों, और अब जो आने वाला राजनीतिक जीवन है उसमें आपको लगता है कि ये काम मुझे प्राथमिकता के आधार पर जनहित में सबसे पहले करना चाहिए? देखिए, मैं तो कोई मेरे हाथ में एग्जीक्यूटिव पावर उस तरह से नहीं रही कि मुझे कोई अफसोस होना करने का। जितना गवर्नर के तौर पे अधिकार था उसका मैंने भरपूर सदुपयोग किया। लेकिन मैं अगर मेरे हाथ में सत्ता होगी तो सबसे पहले फूड फॉर एवरीवन, एजुकेशन फॉर एवरीवन, हेल्थ फैसिलिटीज फॉर एवरीवन और एक तरह की इसको इंश्योर करूंगा। अब क्या कांग्रेस द्वारा जो इंडिया गठबंधन को एक तरह से हेड किया जा रहा है, 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में एंटी इनकम्बेंसी बन गई है, ऐसे में आप 2024 में इंडिया गठबंधन के भविष्य को लेकर कितने आश्वस्त हैं? देखिए, एक बात की गारंटी है कि 24 में भाजपा की वापसी नहीं होगी। इंडिया गठबंधन किस तरह से अपने को चलाता है, किस तरह से पेश करता है, इसके ऊपर निर्भर करेगा। आपको यूपीए के द्वारा सत्ता में वापसी होने के बाद अगर राष्ट्रपति कैंडिडेट के रूप में आपको प्रमोट किया जाता है, आपके नाम को रखा जाता है, तो क्या आप इसे सौहर्ष स्वीकार करेंगे या आप इसके बारे में क्या सोचेंगे? ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है और इस पे मेरा बोलना ठीक नहीं है। बस्ती का पता जंगल बताएगा, दानिश बनों को रास्ता सत्यपाल दिखाएंगे। आने वाला भविष्य कैसा है भारत का, यह 2024 का जनता का जनादेश बताएगा। वीडियो टीम के साथ